नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। आज की कहानी है एक अमीर आदमी की चमचमाती फॉर्च्यूनर कार और उसी कार के सामने चौराहे पर भीख मांगती उसकी तलाकशुदा पत्नी की, जो जयपुर की असली घटना है। सुबह का समय था। जयपुर के गणेश चौराहे पर हर रोज की तरह जाम लगा हुआ था और उसी जाम में फंसी थी एक चमचमाती सफेद बीएमडब्ल्यू कार। कार में बैठे थे रमेश चौधरी, एक नामी बिजनेसमैन जो अपने ड्राइवर के साथ एक जरूरी मीटिंग के लिए मुंबई जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार चौराहे पर पहुंचती है, रमेश अपने ड्राइवर से कहते हैं, भाई साहब, थोड़ा रुक जाओ। देखो जाम कितना लंबा है। इतनी भी क्या जल्दी है? सामने कितने लोग खड़े हैं। जल्दबाजी में कोई फायदा नहीं। आराम से चलते हैं। अभी काफी टाइम है हमारी मीटिंग में। ड्राइवर उनकी बात मानकर कार को चौराहे पर ही रोक देता है। रमेश की नजर आसपास खड़ी कुछ महिलाओं पर पड़ती है। ये महिलाएं पुराने मैले कुचैले कपड़ों में थीं। उनके चेहरों पर थकान और मजबूरी साफ झलक रही थी। उनके पास छोटे छोटे बच्चे भी थे, जो गंदे कपड़ों में इधर उधर घूम रहे थे। उन्हें देखकर रमेश को लगता है कि ये भिखारी हैं, और उन्हें इस हालत में देख उनका दिल पसीज जाता है, क्योंकि वे हमेशा से दयालु स्वभाव के थे। चाहे कितने भी व्यस्त हों, जरूरतमंदों की मदद करना उनकी आदत थी। वे अपने ड्राइवर से कहते हैं, शीशा नीचे करो। जैसे ही शीशा नीचे होता है, रमेश अपनी जेब से पर्स निकालते हैं और उसमें से कुछ नोट निकालकर उन महिलाओं को बुलाकर प्रत्येक को 500 रुपए देते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, इसे रखो, तुम्हारे कुछ काम आएगा। अपने बच्चों के लिए कुछ खाना ले लेना। महिलाएं पैसे लेकर उन्हें दुआएं देती हैं और धीरे धीरे वहां से चली जाती हैं। जाम धीरे धीरे खुलने लगता है और ड्राइवर कार को आगे बढ़ाने ही वाला होता है कि तभी रमेश की नजर एक महिला पर पड़ती है, जो उनकी कार की खिड़की के पास खड़ी होकर बार बार खटखटा रही थी और कह रही थी, साहब, आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। रमेश उसकी आवाज सुनकर चौंक जाते हैं और उनकी आंखें उस महिला के चेहरे पर टिक जाती हैं। चेहरा थकान और गंदगी से भरा था, लेकिन फिर भी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। वे तुरंत शीशा नीचे करते हैं और उस महिला से कहते हैं, अरे तुम काव्या हो ना? वह महिला रमेश को देखकर रुक जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह धीमी आवाज में कहती है, हाँ, मैं काव्या हूं। लेकिन रमेश, तुम यहां? रमेश का दिल धक से रह जाता है। दोस्तों, यह कोई और नहीं बल्कि उनकी तलाकशुदा पत्नी काव्या थी, जिससे उनका तलाक 4 साल पहले ही हो चुका था। रमेश हैरान परेशान होकर पूछते हैं, काव्या, तुम इस हालत में? तुम तो एक अच्छे घराने की लड़की थी और कोर्ट में तलाक के समय तुमने मुझसे 50 लाख रुपए भी लिए थे। फिर भी तुम सड़क पर भीख मांग रही हो, दर दर की ठोकरें खा रही हो। क्यों काव्या? तुम तो आराम से जीवन भर बैठकर खा सकती थी। फिर ये हालत क्यों? ये सब सुनकर काव्या की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और वह कहती है, रमेश, मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। रमेश काव्या से कहते हैं, ठीक है, पर ऐसा करो, तुम मेरी कार में बैठ जाओ पीछे वाली सीट पर। रमेश अपने ड्राइवर से कहते हैं, पीछे का दरवाजा खोल दो। ड्राइवर तुरंत दरवाजा खोल देता है और काव्या कार में बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही वह कार में बैठती है, आसपास के कुछ दुकानदार और राहगीरों को शक होने लगता है। उन्हें लगता है कि कहीं यह अमीर आदमी इस गरीब महिला को गलत इरादे से तो अपनी कार में नहीं बैठा रहा है। देखते ही देखते चौराहे पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लोग सवाल करने लगते हैं, यह क्या हो रहा है? इस महिला को कहां ले जा रहे हो? सब उस आदमी पर गलत शक करने लगते हैं। काव्या के साथ जो औरतें भीख मांग रही थीं, वे भी वहां आ जाती हैं और कहती हैं, तुम इस व्यक्ति के साथ कहां जा रही हो? क्या यह तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है? वहां खड़ा हर आदमी कानाफूसी करने लगता है और उस आदमी से बोलता है, भाई साहब, आप यह क्या कर रहे हो? यह सब देख काव्या तुरंत बोल पड़ती है, यह मेरे तलाकशुदा पति रमेश चौधरी हैं। मैं अपनी मर्जी से इनके साथ जा रही हूं। ये मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। भीड़ थोड़ी शांत होती है, लेकिन कुछ लोग अब भी कानाफूसी कर रहे थे। कुछ कहने लगे, यह तो कोई बड़ा आदमी लगता है, इसने इस गरीब महिला को अपनी कार में क्यों बिठाया है? जरूर कोई बात है, शायद कोई गलत इरादा है। रमेश यह सब सुनकर गुस्सा तो होते हैं, लेकिन शांत रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर कुछ कहा तो बात और बढ़ जाएगी। वे काव्या से कहते हैं, चलो हम यहां से चलते हैं। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और वे वहां से चले जाते हैं। रमेश काव्या को पास के एक होटल में ले जाते हैं और अपने ड्राइवर को कुछ पैसे देकर कहते हैं, जाओ, बाजार से इनके लिए एक अच्छी साड़ी,
चप्पल और कुछ जरूरी सामान ले आओ। ड्राइवर तुरंत जाता है और एक सुंदर नीली साड़ी, चप्पल और एक छोटा सा बैग लेकर लौटता है। रमेश काव्या से कहते हैं, होटल के वॉशरूम में जाओ, नहा लो और ये नए कपड़े पहन लो। काव्या वैसा ही करती है। जब वह नए कपड़ों में बाहर आती है तो रमेश उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वे सोचते हैं, हालात ने इसे कितना बदल दिया, लेकिन इसकी खूबसूरती और मासूमियत आज भी वैसी ही है। काव्या अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरी दिख रही थी, जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। रमेश उससे कहते हैं, मैं किसी जरूरी काम से मुंबई जा रहा हूं। अगर तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो तो मैं तुमसे कल आकर इसी होटल में मिलूंगा। काव्या कहती है, ठीक है। रमेश कहते हैं, तुम मुझे इसी होटल में मिलना, कहीं जाना मत। मैं तुम्हारे खाने पीने का पूरा इंतजाम कर देता हूं। रमेश ड्राइवर से कहकर काव्या के लिए इंतजाम करवा देते हैं और कहते हैं, मैं कल जल्दी ही आऊंगा और तुमसे मुलाकात करूंगा। वह कहती है, ठीक है। ये कहकर वह अपने रूम पर चली जाती है और रमेश मुंबई चले जाते हैं। मुंबई में पहुंचने के बाद वे दिन में अपना सब काम जल्दी जल्दी निपटाते हैं, लेकिन रात में होटल में सोते समय रमेश की वह रात कट नहीं रही थी और उधर काव्या की भी रात नहीं कट रही थी। दोनों ने ऊहापोह की स्थिति में करवटें बदल बदल कर पूरी रात काटी। अगले दिन रमेश मुंबई से लौटते हैं और जल्दी जल्दी होटल में पहुंचते हैं। होटल में पहुंचकर वे काव्या को देखते हैं और उन्हें थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। कुछ देर बाद दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। काव्या अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। वह कहती है, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे तलाक लूं। इस पर रमेश कहते हैं, तो तुमने तलाक क्यों लिया? वह कहती है, जब हमारी शादी हुई थी तो मेरे परिवार वालों ने मेरी शादी तुमसे तुम्हारी दौलत देखकर करवाई थी। मेरे जीजा और भाई बहुत लालची थे। जब वे तुम्हें देखने आए थे तो घर जाकर उन्होंने कहा था कि शादी तो उसी घर में करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, और शादी के बाद तलाक करवा देंगे, जिसमें वे पैसे लेंगे और तुम पर जुर्माना लगाएंगे। लेकिन मुझे यह बात शादी से पहले पता नहीं थी। शादी के कुछ साल बाद ही उन्होंने मुझे तुमसे तलाक लेने के लिए उकसाया। वे कहते थे कि तुमसे मोटी रकम मिलेगी और हम सब मिलकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैं उनकी बातों में आ गई और मैंने कोर्ट में तुम पर 50 लाख रुपए का हर्जाना ठोका और तुमने वह रकम दे भी दी। होटल में बैठकर काव्या अपनी कहानी जारी रखती है। तलाक के बाद मेरे जीजा और भाई ने सारे 50 लाख रुपए छीन लिए। उन्होंने कहा कि वे मेरी दूसरी शादी करवाएंगे और एक फ्लैट खरीदेंगे ताकि मैं नई जिंदगी शुरू कर सकूं। लेकिन धीरे धीरे सारे पैसे खत्म हो गए। मेरे जीजा ने अपने बिजनेस में पैसे लगाए और मेरे भाई ने अपनी शादी के लिए खर्च कर दिए। जब पैसे खत्म हुए तो मेरे परिवार ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे माता पिता ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। वे कहने लगे, अब तुम तलाकशुदा हो, तुम हमारे लिए बोझ हो। काव्या की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह आगे कहती है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था रमेश, मैं मजबूर थी। मैंने अपने घर वालों के चक्कर में अपना खुद का घर बर्बाद कर दिया। मेरे जीजा बहुत लालची थे, जिन्होंने यह सब करवाने के लिए मुझ पर बहुत प्रेशर डाला और मैं उनकी बातों में आ भी गई और अब मैं सड़क पर आ गई। जब मुझे घर से निकाल दिया गया तो मैंने शुरू में दूसरों के घरों में काम किया, झाड़ू पोछा, जो भी काम मिलता करती। लेकिन सब मुझे ताने मारते थे, इसलिए मैंने काम छोड़कर सड़क पर भीख मांगना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन जब मैं स्टेशन पर भीख मांग रही थी तो गणेश चौराहे पर कुछ भिखारियों के साथ मेरी मुलाकात हुई। वे महिलाएं मुझे अपने साथ ले गईं और मैं भी उन्हीं के साथ चली गई, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, और उनके साथ ही रहना शुरू किया और धीरे धीरे भीख मांगने लगी। मैं जानती थी कि यह गलत है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने तुम्हें तलाक दे दिया, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही प्यार था। मैंने हमारी शादी की तस्वीर अपने पास रखी क्योंकि वह मेरी आखिरी उम्मीद थी। रमेश यह सब सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। उनकी आंखों से भी आंसू छलकने लगते हैं। वे सोचते हैं कैसे एक इंसान का लालच किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। रमेश काव्या से पूछते हैं, मेरी माँ तुम्हें बहुत याद करती थी, तुमने कभी उनसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? काव्या रोते हुए कहती है, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी रमेश, मैं उनसे कैसे मिलती? मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था। मुझे लगता था कि माँ मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। बातें करते करते रात के 12 बज जाते हैं तो रमेश काव्या से कहते हैं, आज भी मेरी शाम को मुंबई में मीटिंग है, मैं फिर मुंबई जा रहा हूं। अगर तुम मुझे अपना पता दे दो जहां तुम रहती हो तो मैं वहां से लौटकर तुमसे फिर मिलूंगा।
काव्या अपने किराए के छोटे से कमरे का पता देती है और रमेश मुंबई चले जाते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद जब वे सोने जाते हैं तो आज भी उनका वही हाल था। रात भर उन्हें नींद नहीं आती। वे काव्या के बारे में सोचते रहते हैं। वे सोचते हैं, काव्या ने भले ही गलती की, लेकिन उसका दिल आज भी साफ है और उसकी कोई गलती भी नहीं थी। उसे तो उसके घर वालों ने भड़काया था। क्या मैं उसे एक और मौका दे सकता हूं? उधर काव्या भी अपने छोटे से कमरे में करवटें बदलती रहती है। वह सोचती है, रमेश ने मुझे इतना सम्मान दिया, लेकिन क्या मैं उनके लायक हूं? अगले दिन रमेश जल्दी से अपना काम निपटाकर जयपुर लौटते हैं और काव्या के बताए पत्ते पर पहुंचते हैं। लेकिन वहां पता चलता है कि काव्या फिर से भीख मांगने गणेश चौराहे पर गई है। रमेश चौराहे पर पहुंचते हैं और काव्या को ढूंढते हैं। काव्या उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। रमेश कहते हैं, काव्या मेरे साथ चलो। वे काव्या को अपनी कार में बिठाते हैं और उसके किराए के कमरे की ओर चल पड़ते हैं। काव्या का कमरा छोटा सा था। एक पुराना बेड, कुछ टूटी फूटी चीजें और दीवार पर टंगी थी रमेश और काव्या की शादी की तस्वीर। रमेश उस तस्वीर को देखकर रुक जाते हैं और पूछते हैं, काव्या, हमारा तलाक तो 4 साल पहले हो चुका था, फिर यह तस्वीर क्यों? काव्या फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, रमेश, मैंने तुम्हें कभी तलाक देना नहीं चाहा था। मेरे परिवार ने मुझे बहकाया। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूं जितना शादी के समय करती थी। यह तस्वीर मेरे लिए हमारी पुरानी यादों का सहारा थी। मैं इसे देखकर अपने आप को तसल्ली देती थी कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाए। रमेश का दिल पिघल जाता है और वे कहते हैं, काव्या, तुमने भले ही गलती की, लेकिन तुम्हारा दिल आज भी साफ है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अब हम कानूनी तौर पर अलग हो चुके हैं। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर रमेश कहते हैं, मेरी मां तुम्हें बहुत याद करती थी। क्या तुम उनसे बात करना चाहोगी? काव्या की आंखें चमक उठती हैं और वह कहती है, हां रमेश, मुझे मां से बात करनी है। रमेश तुरंत अपनी मां को फोन लगाते हैं और कहते हैं, मां, काव्या मिल गई है, उससे बात करो। काव्या मां की आवाज सुनते ही फूट फूट कर रोने लगती है। मां कहती हैं, बेटी, तुम कहां थी? मैंने तुम्हें कितना याद किया। काव्या कहती है, मां, मैंने बहुत बड़ी गलती की। क्या आप मुझे माफ करेंगी? मां तुरंत कहती हैं, बेटी, गलतियां इंसान से ही होती हैं। तुम मेरी बहू हो। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती थी। रमेश, उसे घर ले आओ। रमेश अपनी मां की बात नहीं टाल पाते और काव्या से कहते हैं, चलो मेरे साथ घर चलो। काव्या हिचकिचाती है, लेकिन रमेश उसे भरोसा दिलाते हैं और अपनी BMW में बिठाकर घर ले जाते हैं। घर पहुंचते ही उनकी मां आरती की थाल सजाकर काव्या का स्वागत करती हैं। सास बहू गले मिलकर रोने लगती हैं। मां काव्या का माथा चूमती हैं और कहती हैं, बेटी, तुम वापस आ गई, अब सब ठीक हो जाएगा। रमेश अपनी मां से कहते हैं, मां, इसने मुझसे 50 लाख लिए थे, क्या इसे फिर से अपनाना ठीक है? मां जवाब देती हैं, बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। गलतियां इंसान से ही होती हैं। अगर वह पछता रही है तो उसे माफ कर दो। रमेश काव्या को माफ कर देते हैं और अपने बिजनेस में उसे एक छोटी सी जिम्मेदारी देते हैं ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। काव्या धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को फिर से हासिल करती है और रमेश व काव्या एक साथ प्यार और विश्वास के साथ नई जिंदगी शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों की कीमत पैसे से नहीं, बल्कि विश्वास और प्यार से होती है। काव्या के परिवार का लालच उसे सड़क पर ले आया, लेकिन रमेश की दयालुता और माफी ने उसे फिर से एक नया जीवन दिया। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, लेकिन इंसानियत और माफी टूटे रिश्तों को जोड़ देती है। इस कहानी का एक और सबक है कि इंसान की इज्जत उसके हालात से नहीं, बल्कि उसके दिल से तय होती है। रमेश ने काव्या को सड़क पर भीख मांगते देखा, लेकिन उन्होंने उसके अतीत को नहीं, बल्कि उसके इंसान होने की कीमत को पहचाना। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप इस कहानी को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, यह भी हमें बताना न भूलें। आपके कमेंट हमें अगली कहानियों के लिए प्रेरणा देते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।